नमस्कार दोस्तों, मैं बेंगलोर से डॉक्टर इंदु झुंझुनवाला आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज कोरोना की समस्या, 8 महीने से हम इस कोरोना की समस्या को भोग रहे हैं और इसके कारण जो सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं वो हो रहे हैं आज के बच्चे, आज के स्टूडेंट, महिलाएं और जितने भी काम करने वाले ऑफिस के वर्कर हैं, या मैं कहूँ बॉस से लेकर के वर्कर तक और चींटी से लेकर हाथी तक, पूरा विश्व ही परेशान हो रहा है इस समस्या से। और कहीं ना कहीं ये समस्या एक मानसिक दबाव का इस प्रकार कारण बनती जा रही है क्योंकि डिप्रेशन जैसी जिस बीमारियों के बारे में हमने कभी सुना ही नहीं था, वो नाम आजकल सुनने को मिलते हैं और ये एक बड़ी विकराल सी समस्या बनती जा रही है। कोरोना से ज्यादा विकराल समस्या बन गई है डिप्रेशन की समस्या। तो आज हम जिनके साथ आए हैं, योर माइंड ओपनर चैनल, उन्होंने आज का ये प्रोग्राम आप सबके लिए सजाया है, यह बताने के लिए कि वास्तव में डिप्रेशन होता क्या है। इस कोरोना काल में हम जिस समस्याओं से गुजर रहे हैं, किस तरह से उन समस्याओं को समझा जा सकता है और उसका निदान पाया जा सकता है। तो हमारे साथ हैं योर माइंड ओपनर के चीफ एडवाइजर एडवोकेट राकेश शर्मा जी, और एक बहुत आपका स्वागत है और आपका धन्यवाद भी कि आपने मुझे अपने इस चैनल के लिए, आज के प्रोग्राम के लिए आमंत्रित किया। और हमारे साथ एक खास मेहमान हैं आज, डॉक्टर राजपाई पाराशर जी, जो कि दिल्ली के एक बहुत बड़े, बहुत प्रसिद्ध डॉक्टर हैं, खास करके साइकेट्रिस्ट हैं और जो ये मानसिक समस्याएं हैं उनके बारे में वो हमसे चर्चा करेंगे और हमें बताएंगे कि हम जाने कि वास्तव में समस्या क्या है और उसका समाधान किस तरह हो सकता है, क्योंकि डिप्रेशन जैसे वर्ड तो हमने कभी पहले सुने ही नहीं। और उसके साथ ही हमारे साथ एक और खास मेहमान है विजेता शर्मा जी। विजेता शर्मा जी भी एडवोकेट हैं हाई कोर्ट में और आज वो हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं। तो मैं विजेता शर्मा जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। डॉक्टर राजपाई पाराशर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, क्योंकि आप जैसे प्रसिद्ध डॉक्टरों की और जानकार डॉक्टरों की आज के दिन में बहुत ज्यादा जरूरत है। जरूरत तो हमेशा ही होती है, लेकिन आज तो पूरे विश्व में ये समस्या बढ़ गई है। और बधाई देती हूँ राकेश शर्मा जी को, जो इतना सुंदर विषय लेकर आए हैं, क्योंकि हम लोग जब चीजों को जानते नहीं है ना, तो एक हवा बन जाता है, एक डर बन जाता है। तो उन सबको जानेंगे हम, लेकिन उसके पहले मैं चाहूंगी कि राकेश शर्मा जी हमें डॉक्टर साहब का परिचय दें और उसके बाद हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। जी इंदु जी, डॉक्टर राजपाल जी साइकेट्रिस्ट तो हैं ही और ये मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं पंचकर्मा हॉस्पिटल प्रशांत विहार दिल्ली में। और इन्होंने बहुत सारे पेशेंट्स को अपनी काउंसलिंग से और अपने बातचीत से ही ठीक कर दिया है। इनके बारे में बड़ी ख्याति है इनकी। और मैं बजाय इसके कि ज्यादा समय लूं, मैं अपने मूल विषय पर आता हूं। और हमारा आज का मूल विषय डॉक्टर साहब है आत्महत्या, इसके कारण और निवारण। हम इस विषय पर चर्चा करना चाहते हैं। आज आत्महत्या का टेंडेंसी इतनी जबरदस्त हो गई है कि 12 साल के बच्चे से लेकर के और 80 साल का बुजुर्ग तक इस सुसाइड वाले स्टेप को उठा रहा। तो और कोरोना ने इसमें समझ लो आहुति का काम कर दिया। तो मैं जानना चाहूंगा डॉक्टर साहब आपसे कि इसके मेन रीजंस क्या हैं, क्यों आदमी सुसाइड करता है। डॉक्टर साहब, आत्महत्या वास्तव में आदमी तब करता है जब उसे और कोई रास्ता नजर नहीं आता, जब वो हताश हो चुका होता है, उसको सारे रास्ते बंद नजर आते हैं। शुरुआत उदासी, चिंता, अकेलापन, डिप्रेशन, इनसे होती है और धीरे धीरे आदमी के मन में एक निराशा का भाव जलता चला जाता है। बहुत सारे फैक्टर इसमें साथ साथ काम करते हैं। फेलियर है, रिजेक्शन है, लॉसेस हैं, सेपरेशन है, आपका किसी अपने मित्र से
झगड़ा हो गया है, आपका परिवार के किसी सदस्य से मनमुटाव हो गया है, कोई आपको फाइनेंशियल लॉसेस हो गए हैं, आपकी नौकरी छूट गई है, इसी तरह के बहुत सारे कारण ऐड होते चले जाते हैं और डिप्रेशन के रास्ते से होते हुए व्यक्ति को लगता है कि और कोई रास्ता नहीं बचा है और मेरे जीवन का कोई मूल्य नहीं रहा है, मैं बोझ हो गया हूं इस पृथ्वी पर। ऐसी हताशा में आदमी उठाता है कदम आत्महत्या का। जी। और आत्महत्या अगर हम देखें तो इन पिछले सालों में तो बढ़ी ही हैं, लेकिन कोरोना काल में आत्महत्याओं की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। उसका कारण भी ये है कि पूरे विश्व में इस समय बेरोजगारी की समस्या बढ़ी है, लोगों के रोजगार छूट गए हैं, बच्चों की फीस नहीं जा पा रही है, घर का खर्च चलाना मुश्किल हो गया है, जिन लोगों ने मकानों की किस्तें देनी है, मकान जिन्होंने लिए हुए हैं लोन देकर, उनकी ईएमआई नहीं जा पा रही है। बहुत सारे कारण ऐसे आ गए हैं कि व्यक्ति अपने आप को चारों तरफ से घिरा हुआ महसूस कर रहा है। इसके अलावा छोटे बच्चे तक में आज की तारीख में डिप्रेशन है, क्योंकि वो घर में बंद है, खासकर स्कूल जाने वाले बच्चे। मार्च से बड़ों के साथ, बड़ों ने तो चलो बाहर निकलना शुरू कर दिया है क्योंकि लॉकडाउन काफी जगह खत्म हो गया है ऑलमोस्ट, और ऑफिस शुरू हो गए हैं, लेकिन बच्चों के स्कूल शुरू नहीं हुए हैं। ऊपर से ये डर भी है कि चूंकि 10 साल से छोटे बच्चों और 55, 60, 65 साल से ऊपर के जो बुजुर्ग हैं, उनको कोरोना से ज्यादा खतरा है और उनको हम घर के अंदर ही कैद रख रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा कारण है बुजुर्गों का और बच्चों का डिप्रेशन में आने का और उसके वजह से आत्महत्या तक जाने का। डॉक्टर साहब, मैं आपको थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा। डिप्रेशन के लक्षण क्या हैं? कैसे पता लगे कि अमुक आदमी, बच्चा, बूढ़ा या जवान, उसको डिप्रेशन का वो शिकार हो गया या उसके अंदर डिप्रेशन आने लगा? इसके लक्षण क्या हैं? सबसे पहले तो जो रूटीन है, जो हमारी दिनचर्या, वो अव्यवस्थित हो जाती है। हम देखते हैं ना खाने का टाइम है, ना सोने का टाइम है, ना उठने का टाइम है। हमारी काम के प्रति अरुचि उत्पन्न हो जाए, काम करने में हमारा मन नहीं लगता। कोई भी काम कहा जाए बिल्कुल मतलब अनिच्छा हम जाहिर कर देते हैं और एक तरह से हम किसी भी काम के लिए उदासीन हो जाते हैं, हमने कुछ काम करना ही नहीं। जी। आपस में बाहर के लोगों से, यारों दोस्तों से, परिवार के लोगों से हमारा घुलना मिलना कम हो जाता है। हमारी टेंडेंसी हो जाती है कि हम किसी से बात ही ना करें, अंतर्मुखी हो जाते हैं, लगता है, मतलब जैसे अंतर्मुखी होना उसको। बिल्कुल बिल्कुल का अंतर है अंतर्मुखी में और एकांतवादी होने में। अंतर्मुखी होने में ये रहता है कि आदमी कम से कम अपने विषय में सोचता है, अपने बारे में सोचता है, लेकिन ये जो स्थिति है इसमें हम अपने बारे में भी नहीं सोचते। अच्छा। हाँ, क्योंकि जब हम आत्महत्या की तरफ बढ़ते हैं तो डेफिनेटली आत्महत्या करने से पहले व्यक्ति के दिमाग में एक प्रश्न जरूर आता है कि मेरे बाद मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे माँ बाप का क्या होगा। तो वो जो अपने ही सोचता है मेरे वाला, वो भावना यहाँ पर आकर वो बिल्कुल खत्म हो जाती है। वो भी जी। तो दूसरे आदमी को, जैसे सपोज मेरे ही परिवार में या मेरे ही मित्रों के सर्कल में या मेरे ऑफिस में कोई आदमी डिप्रेशन का शिकार है, तो मुझे कैसे महसूस होगा या मुझे कैसे पता लगे कि वो आदमी डिप्रेशन के दौर से गुजर रहा है, और ताकि मैं उसकी कोई मदद कर सकूं? तो वो मैं जानना चाहता हूं, पब्लिक भी ये जानना चाहती है कि डिप्रेशन के शिकार को हम कैसे पहचान पाएंगे, आइडेंटिफाई कैसे? अभी जो मैंने लक्षण बताए हैं कि एक तो व्यक्ति का दिनचर्या व्यवस्थित हो जाती है। जैसे कोई व्यक्ति आप ऑफिस में आ गया है, आपका कलीग है, आपका साथी है, तो आप देखेंगे ना उसका काम करने में मन है, उसको जो कार्य दिया जाता है, उसका जो कार्य उसको भली भांति कर नहीं रहा है। जी। लंच का टाइम है तो वो अपनी सीट पर ही बैठा हुआ है, उसको लंच करने का भी ध्यान नहीं है। किसी पर्टिकुलर फाइल के बारे में उसको कहा जाता है तो वो उस पर भी ध्यान नहीं देगा, यानी ऑफिस का जो भी काम है उस पर उसका कतई ध्यान नहीं है। उसके अलावा चिड़चिड़ा हो जाता है, उसके स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ जाता है। आप उसको एक काम के लिए एक बार बोलोगे, 2 बार बोलोगे और फिर वो आपको उल्टा चिढ़कर जवाब देगा। इरिटेशन आ जाएगी, उसके चेहरे से, उसकी भाव भंगिमा से, उसकी बॉडी लैंग्वेज से आपको लगेगा
कि ये कहीं से भी अपने काम के प्रति समर्पित नहीं रहा है, अपने ड्यूटी के लिए समर्पित नहीं रहा है। जी हम तो बिल्कुल ये एक इंटरेस्ट उसका किसी काम में नहीं है। यही कमोबेश हालात घर में भी कोई मेंबर है उसको भी यही होगा। जी हाँ, तो जब परिवार ऐसे कोई सदस्य है दिखाई दे अपने जी। किसी ऑफिस के साथी में या किसी दोस्त में या परिवार के सदस्य में, तो हमें सतर्क हो जाना चाहिए। और ऐसे समय पर सबसे पहली बात है पर्याप्त समय देना, क्योंकि ऐसे व्यक्ति अपनी कुछ बात कहना चाहते हैं किसी को, और जब वो नहीं कह पाते तो वो उनके दिमाग में घूमती रहती है और वो फिर डिप्रेशन की तरफ व्यक्ति चला जाता है। डॉक्टर साहब कहीं ऐसा तो नहीं कि वो जी अपनी बात वो कहना तो चाहते हैं, लेकिन उनको ये लगता है मैं किसको कहूं, किसी पे उनका अविश्वास की भावना भी आ जाती है कि मैं किसको अपना मानूं। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो अपनी बात इसलिए नहीं कह पाते हैं कि मैं डॉक्टर साहब से नहीं कहूं, डॉक्टर साहब मेरे अपने नहीं है, मेरी बात को लाइटली लेंगे या मुझे मेरा मजाक उड़ाएंगे या मेरी इसमें बेइज्जती होगी, कहीं ऐसी भावना रहती है? जी बिल्कुल रहती है, क्योंकि आज की तारीख में व्यक्ति बड़ा स्वार्थी हो गया है। यानी आप खुश हैं तो जमाना खुश है, आप दुखी तो आपके साथ दुखी होने वाला की तारीख में कोई नहीं है। जी यहाँ वर्ड आता है साइकोलॉजी में एम्पैथी इसके लिए, यानी जो व्यक्ति जिस स्थिति में हम उसके स्टेज पे जाकर उसी लेवल पे जाके हम अपने आप को वैसा ही महसूस करें और तब उस व्यक्ति से हम संवेदनापूर्ण बात कर सकते हैं। यानी उसके प्रति हम दया ना दिखाएं कि हम इसके प्रति कोई दयालु बन रहे हैं या इस पर कोई एहसान कर रहे हैं, वो सिंपैथी नहीं, एम्पैथी हमें यहाँ पर चाहिए। हम ये महसूस करें कि वो व्यक्ति दुखी है तो वो किस वजह से दुखी है, और हम उस लेवल पे जाके उस स्तर पे जाके उसके दुख को बांटने का प्रयास करेंगे, तब वो हमसे बात कर पाएगा। जी सही बात है कि आज की तारीख में मजाक उड़ाने वाले लोग ज्यादा हैं। बात को कौन गंभीरता से सुनेगा, कौन आपकी बात को सुनने के बाद या सुनने से पहले की बात में करूं, कौन आपको पर्याप्त समय देगा। यहाँ पर सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है कि पर्याप्त समय देना। वो आदमी कुछ कहना चाहता है लेकिन उसकी सुनने वाला कोई नहीं है, वो अपनी बात को आधे घंटे में उसकी बातें खत्म नहीं होती, क्योंकि उसको तो कोई बताने वाला चाहिए। और जब हम किसी व्यक्ति से उस स्थिति में जाकर बात करते हैं पैथेटिकली, वो फिर हमसे खुल जाता है और फिर वो बताना चालू करता है, तो बताता चला जाता है। इससे उसका जो दिमाग के ऊपर बोझ है वो खत्म हो जाता है, रिलैक्सेशन मिलता है उसको, रिलैक्सेशन मिलता है, और वो फिर आत्महत्या जैसे विचारों से दूर चला जाता है। ये बहुत ही बहुमूल्य समय होता है कि हम उस व्यक्ति को वापस मुख्य धारा में जीवन की खींच लाएं। अगर इस स्थिति में हम उस व्यक्ति को सहारा नहीं दे पाते भावनात्मक, तो फिर वो व्यक्ति आत्महत्या की ओर अग्रसर होने लगता है। और व्यक्ति, उसके साथी, उसके मित्र, उसके परिवार के सदस्यों की तो ड्यूटी बनती है कि उसको पर्याप्त समय दें, उससे सारी बातें जानें, उसकी बातों को गंभीरता से लें। लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या है कि जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, इसके लिए स्टिग्मा है हमारी सोसाइटी में, हम उसको पागल कहते हैं। जी पागलपन का लेबल चस्पा कर दिया जाता है कि ये आदमी पागल है। उसके चलते वो व्यक्ति डॉक्टर से भी बात नहीं करना चाहता, डॉक्टर के पास जाना नहीं चाहता कि उसके परिवार के लोग, उसके पड़ोस के लोग, उसके सर्किल के लोग उसको पागल घोषित ना कर दें। ये सबसे बड़ी समस्या है। और मतलब शहरों की बात मैं बता रहा हूँ, पढ़े लिखे व्यक्तियों की बात बता रहा हूँ। गांवों में जो अर्ध शिक्षित लोग हैं उनकी तो बात ही आप छोड़ दीजिए, ये महानगरों की बात मैं कर रहा हूँ, मेट्रो सिटीज की बात कर रहा हूँ। वहां पर भी स्थिति है कि वहां पर व्यक्ति जाना चाहता नहीं है, पढ़ा लिखा व्यक्ति भी, कि डॉक्टर के पास जाऊंगा तो मुझे लेबल कर दिया जाएगा पागल होने। ये सबसे बड़ी समस्या है। तो डॉक्टर साहब, हाँ विजेता क्या पूछ रहा है, आप पूछो। सर मैं यही पूछना चाहती थी, हम सब एडवोकेट, मतलब आप भी एडवोकेट हैं, मैं भी एडवोकेट हूँ, हमारे पास बहुत सारे ऐसे क्लाइंट आते हैं और अपनी स्टोरी इतनी बताना शुरू कर देते जो कि हमारे पास खुद के पास टाइम नहीं होता। और इवन मेरे पास तो एक ऐसा क्लाइंट आया था सर, उसके हाथ इतने सारे कटे हुए थे, देख के खुद को भी दुख हुआ था कि उसने ऐसे कैसे कर दिया। तो सर इनिशियली स्टेज में जैसे हर बीमारी में एक फर्स्ट एड होता है कि हमें फर्स्ट एड में ये देना चाहिए, तो इस तरह की बीमारी में क्या कुछ फर्स्ट एड है जो कि एज एन मैं एक ह्यूमन हूँ तो मुझे सामने वाले की क्या करना चाहिए, मुझे एक कुछ ऐसी चीज हो जैसे कि अगर मेरे सामने भी कोई आए, एक मानवता के तरह से मैं उसको उतना वो फर्स्ट एड कर सकूं, या वो मेरे आसपास का कोई भी इंसान ही क्यों ना हो, या क्लाइंट हो, मेरे घर के लोग, कोई भी हो।
उसके लिए मैंने बताया कि हमारे पास पर्याप्त समय हो, वो निकालना पड़ेगा हमें। हमने एक जीवन को बचाना है, और अगर वो समय हम उसको दे दें तो हम एक नहीं पता नहीं कितने जीवन बचा सकते हैं। जो व्यक्ति आपसे समय चाह रहा है, अपनी बात आपको कहना चाह रहा है, अपना दुख आपसे बांटना चाह रहा है, अगर समय हम उसको दे देते हैं तो डेफिनेटली हम उस व्यक्ति को मौत के मुंह से खींच लाएंगे। डॉक्टर साहब, ये लेडीज एंड जेंट्स में से किसमें टेंडेंसी ज्यादा पाई जाती है? डिप्रेशन में जल्दी कौन जाता है जेंडर वाइज? आपने बहुत सारे केसेस देखे हैं, मैं इसलिए पूछना चाह रहा हूँ कि ये इसका टेंडेंसी होने की एक वजह है कि सभी लेडीज बाहर नहीं निकलती हैं घर से। अगर हम जॉब फ्रंट की बात करें जी, तो आज भी ये सोसाइटी मेल डोमिनेटेड जॉब्स के मामले में जी। तो आदमी तो नौकरी पे बाहर जाएगा, उसको बाजार से सामान लाना है तब भी उसको घर से निकलना है, उसको आस पड़ोस का कोई व्यक्ति मिल जाएगा, अब अपने काम पर वो गया, वहां पर उसके साथ ही उससे बात करने वाले मिल जाएंगे। तो काफी हद तक वो व्यक्ति स्ट्रेस अपनी निकाल पाता है, अपनी बात को कह पाता है। लेकिन लेडीज चूंकि घर में रहती हैं, उनको वो मौका नहीं मिल पाता, तो वो उनके दिमाग में घर करती चली जाती है, वो पाइल अप होती चली जाती है, और एक स्टेज ऐसी आती है कि वो दिमाग फट जाता है। डॉक्टर साहब, क्या एक दो दिन की उदासी भी डिप्रेशन की तरफ इशारा कर सकती है? क्योंकि कई बार ऐसा होता है हमारे कुछ मन की चीजें नहीं होती, हम एक दो दिन के लिए उदास हो जाते हैं। या क्या एक दो दिन की उदासी डिप्रेशन की तरफ ले जा सकती है या ले जाती है, या वो डिप्रेशन हो सकता है क्या? ये टेम्परेरी फेस होता है, कम से कम 15 दिन की उदासी हम इसको मानते हैं, 2 हफ्ते का मिनिमम पीरियड। कि कोई व्यक्ति अगर 2 हफ्ते तक लगातार उदास है, अकेलेपन में है, तब वो डिप्रेशन की तरफ जाता है, और लगातार डिप्रेशन में रहेगा तो फिर वो आत्महत्या की तरफ चला जाएगा। जी डॉक्टर इंदु, यस जी, आप कुछ नहीं बता रहे हैं, आप कविताएं की मतलब खान हैं, और इतनी साहित्य और कला में आपकी इतनी बड़ी जबरदस्त पकड़ है, तो कहीं आपको लगता है कि कविता और साहित्य के माध्यम से भी कुछ डिप्रेशन को लोगों का दूर किया जा सकता है? बहुत सुंदर सवाल आपने किया है कि कविता के माध्यम से क्या हम डिप्रेशन को दूर कर सकते हैं। तो वास्तव में देखा जाए तो अभी डॉक्टर साहब ने खुद ये बात कह दी कि डॉक्टर साहब ने जो बात कही ना, कि वो व्यक्ति किसी से कुछ कहना चाहता है, अपनी बात शेयर करना चाहता है, लेकिन वो शेयर नहीं कर पाता है। तो कभी कभी क्या होता है, हमारे मन में बहुत सारी ऐसी बातें भी होती हैं जिनको कि हम डायरेक्ट किसी से अगर कहें तो कोई बुरा ना मान जाए, कोई उसको समझे ना, कोई मुझे गलत ना समझ ले, या सामाजिक भय, पारिवारिक भय होता है, हम सच को नहीं बोल पाते हैं। तो ऐसे में जो कला है, जिसको कि हम कहेंगे पोइट्री, जो सबसे बड़ी कला है, साहित्य की जो सबसे बड़ी विधा है पोइट्री, कविता, जब हम कविता के फॉर्म में अपने आप को अभिव्यक्त करते हैं ना, तो बहुत खुल करके अपनी बातें सारी हम रख सकते हैं। और उससे क्या होता है कि ये जो भय होता है ना लोगों को समझने का, नहीं समझाने का, एक तो वो भावना, मतलब जहां डिप्रेशन की, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया, वो डिप्रेशन वाली स्थिति वहां पर अपने आप ही कम होने लग जाती है। और इसको मैंने अपने साथ काफी महसूस भी किया है, बहुत सारे अपने चारों तरफ मैंने इस चीज को महसूस किया है। और उसमें एक चीज और है, उसमें ये तो अपनी बात हो गई कि हम अपने आप को अभिव्यक्त कर पाते हैं, उसमें दूसरी बात होती है सामने वाले की दृष्टि से, कि आप कुछ ऐसी अभिव्यक्ति जो हम करते हैं, जो हर व्यक्ति तो कविता नहीं लिख सकता, तो कोई दूसरा फॉर्म हो सकता है, कोई पेंटिंग कर सकता है, कोई कुछ और बना सकता है। कभी कभी तो गृहिणियां अच्छा खाना बनाने में ही उनका डिप्रेशन चला जाता है, क्योंकि वो खाना बनाकर खिला दें। और आपका कहना है कि डाइवर्शन ऑफ माइंड चाहिए। डाइवर्जन ऑफ माइंड अगर आपका डाइवर्ट कर दिया गया किसी भी विधा में, चाहे वो पोएट्री हो, चाहे वो पेंटिंग हो, चाहे वो बातचीत हो, चाहे वो खेल कूद हो, तो शायद डिप्रेशन को कम किया जा सकता है। डॉक्टर साहब, क्या ये जो बच्चों में है,
जो 12-14 साल 15 साल के बच्चों में एक ये डिप्रेशन जो घर कर रहा है, और खास तौर से यंग जनरेशन जो 18-28 वाली जो जनरेशन है, उनमें बहुत ज्यादा मैं देखता हूं कि नॉट केवल लड़के बल्कि लड़कियों में भी बहुत ज्यादा एक तरह का डिप्रेशन वाला जो सिस्टम आपने जो लक्षण बताए उनमें है। तो इसमें आपके पास किस तरह का आपका एक अनुभव रहा है कि किस तरह के प्रॉब्लम्स को ज्यादा लोग लेकर आते हैं आपके पास? देखिए, अगर हम नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की बात करें, अभी उनकी इसी हफ्ते रिपोर्ट आई है जी। अगर देश की बात करें तो 1,39,123 सुसाइड हुए हैं 2019 में जी। और उसमें से 10% जो सुसाइड हुए हैं वो 18 से 30 साल की उम्र के लोगों के। माय गॉड। तो हम जो प्रोडक्टिव एज है, जो सबसे हम कहेंगे हमारे जो व्यक्ति जिन पर देश को नाज है, या हाँ, जिनके कंधों पर देश का भार, हम ये कहेंगे, पर वो फ्यूचर है जो हताशा। ये जो बातें हैं उसकी जो कुल मिलाकर हम वजहों में गिनते हैं, सबसे पहली बात कि हमारे को स्किल एजुकेशन नहीं दी जाती, हमें मॉरल एजुकेशन नहीं पढ़ाया जाता है। आज का जो एकेडमिक सिस्टम है, जो एजुकेशन है, उसमें आपको इंटेलिजेंस क्वोशेंट की तरफ तो ध्यान दिया जाता है कि गला काट प्रतियोगिता है, आपको उसमें अव्वल आके आपको अच्छे मार्क्स आने हैं, 100% की तरफ चलना ही चलना है जी। इंटेलिजेंट तो वो व्यक्ति क्योंकि उसकी अपनी परिवार की, समाज की, देश की शायद ये एक मांग है कि वो अच्छे मार्क्स है, उस पर दबाव होता है जी। वो एक बेहतर प्रदर्शन तो कर सकता है एकेडमिक्स में, लेकिन जो उसकी लाइफ स्किल की एजुकेशन है वो कहीं नहीं है। उसको बताया जाता कि असफलताओं से कैसे जूझना है, तो कहीं नहीं पता कि जीवन में जब संघर्ष आए तो क्या करना है। ये एजुकेशन जरूरी है। हाँ, तो हम यहाँ पर मैं ये सरकार को भी कहना चाहूंगा कि लाइफ स्कूल एजुकेशन जो है वो प्राइमरी स्कूल के लेवल से शुरू करी जाए और वो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के लेवल तक एक सब्जेक्ट के रूप में हमेशा कंपल्सरी होना चाहिए। जी जी। ये डॉक्टर साहब, आपका मैं लेख भी पढ़ा था जिसमें आपने शायद बताया कि 381 पर्सन पर डे इंडिया में सुसाइड कर रहे हैं, और जो लगभग 1,40,000 जैसा आपने बताया, मैंने एक आपका लेख भी पढ़ा था। तो ये एक बड़ी भयावह स्थिति है, और ये कोरोना के टाइम में इसमें लगता है कि जैसे आहुति डल गई है और इसको बढ़ावा मिल गया है। तो हम चाहेंगे कि हम इस तरह की जो सीरीज हम बनाएं, डिफरेंट रीजन्स पे इस पे डिटेल में चर्चा करें। इंदु जी, कितना समय हमें आप और दे सकेंगे? आपने 25 मिनट बोले थे हमें। नहीं, समय की कोई बात नहीं है। जी जी जी। मैं ये बताना चाहूंगी कि जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बोला, ये बहुत सही बात उन्होंने कही है कि ये जो प्राइमरी स्कूल से ही, जो कि हमारे सिलेबस में एक ये चीज जरूर होनी चाहिए कि समस्या तो कहीं भी कभी भी कोई भी आ सकती है, लेकिन उसने जूझने का जो आत्मबल होता है कि भाई अभी रात है तो दिन आना ही है, ये एक जो भरोसा होता है ना, वो भरोसा हर समस्या को मतलब झेलने का समाधान सॉल्यूशन है। जो आपने और जो आपने कविता की बात कही, तो मैंने कहा कि एक तो अपनी अभिव्यक्ति जो हम करते हैं ना, तो हर आदमी अपनी अभिव्यक्ति नहीं कर पाता, और वैसे में क्या होता है, दूसरों की लिखी हुई जो कविता होती है वो कहीं ना कहीं आपके मन की बात होती है। जब आप उसको पढ़ते भी हैं तो कहीं ना कहीं सॉल्व होती है। जैसे कि अब बच्चन जी की सिंपल सी कविता, जो बीत गई सो बात गई, जीवन में एक सितारा था, तो कोई भी बात आती है तो हम ऐसे उसको ध्यान में करते हैं तो कहीं ना कहीं एक रिलीफ मिलता है। जी जी। तो इसमें एक चीज मैं और जोड़ना चाहूंगी, जो इन्होंने कहा कि शिक्षा जो मिलनी चाहिए उसमें साहित्य की शिक्षा बहुत जरूरी होती है, क्योंकि साहित्य जो होता है ना, उसमें मनोरंजन के साथ साथ आपके मानसिक बल को बल देने का कार्य करता है। साहित्य वो बताता है कि हर समय एक जैसा नहीं होता है, हर समय परिवर्तित होता है। तो ठीक है, कोरोना काल जिंदगी भर से तो था नहीं, अगर आज हमारी 50 साल की उम्र है तो ये
8 महीने तो कोरोना के गए हैं, बाकी जीवन तो हमने अच्छा ही गुजारा है, तो आगे भी अच्छा जीवन मिलेगा। तो ये एक मन में जो विश्वास पैदा करना है ना, ये विश्वास बच्चों में बचपन से अगर पैदा किया जाए कि डरना नहीं है किसी भी परिस्थितियों से, तो शायद मेरे ख्याल से ये जो जितने सुसाइड की बात आप कर रहे हैं, जितने डिप्रेशन की बात हो रही है, उनसे बाहर निकलना बड़ा आसान हो जाएगा। जी इंदु जी, मैं एक आपने बताया बच्चों में होना चाहिए सब, बात बहुत अच्छी बात है। डॉक्टर साहब, अभी आपने भी सुना होगा, अभी एक सीबीआई के एक्स डायरेक्टर थे रिटायर्ड, तो उन्होंने हिमाचल में सुसाइड कर लिया एंड ही वाज वेरी वेल टू डू एंड एजुकेटेड, तो थे ही, जब एक्स डायरेक्टर रहे, डीजीपी वगैरह रहे और बड़े बड़े ओहदों पर वो रहे। तो इस स्थिति में आने के बाद आफ्टर 60, 65, आफ्टर 70, जब आदमी जब मैच्योर हो जाता है अच्छी तरह बच्चे से, सब बच्चों से जिम्मेदारी से मुक्त है सब कुछ, तब भी आदमी ऐसे स्टेप उठाता है, डिप्रेशन में जाता है, इसका क्या कारण हो सकता है? देखिए, एक बहुत मोटी सी यहाँ पर बात बताना मैं चाहूंगा कि सफलता और ये गारंटी नहीं है कि आप कि मन में कोई छुपी हुई जो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है वो पैदा नहीं होगा जी। आप पैसा आपके पास बहुत है, लेकिन साथ आपके पास चिंताएं हैं। अगर आपने किसी गलत ढंग से उस पैसे को जोड़ा है और आपके पास ये कारण बताने के लिए नहीं है कि ये पैसा कहां से आया, तो उस पैसे के बाद भी आपके मन में डर बना रहे। आप सफलता के शिखर पर पहुंच गए, लेकिन वहां पर जाने अनजाने आपसे कोई ऐसी गलती हो गई जो कि आपकी पूरी प्रतिष्ठा को मिट्टी में मिला सकती है। वो डर, वो हताशा, वो निराशा का दौर आपको आत्महत्या की तरफ ले जाता है। जी जी। और एक और बड़ी ज्वलंत एक समस्या है, पढ़े लिखों में ज्यादा है, मेडिकल स्टूडेंट्स बहुत संख्या में सुसाइड कर रहे हैं। और एक मैं पढ़ रहा था कहीं, तो मुझे पता लगा कि हिंदुस्तान में अगर कहीं सबसे ज्यादा मेडिकल स्टूडेंट्स या डॉक्टर्स ने सुसाइड किया है तो वो दिल्ली का एम्स है। तो ये पढ़े लिखे लोग, एमबीबीएस लोग, एमडी लोग, एमएस लोग, और मैं समझता हूँ कि दे आर नॉट ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स या लोग रहे हैं, क्योंकि वो जो एम्स में एडमिशन मिलता है मेरिट्स पे, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंट बच्चों को ही मिलता। इसके बावजूद वो 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल पढ़ने के बाद सुसाइड जैसा काम कर लेते हैं। इसका क्या रीजन हो सकता है? मतलब ये बड़ा एक आश्चर्यजनक सा पहलू है। हाँ, ये तथ्य मैं यहाँ पर बिल्कुल रेखांकित करना चाहूंगा कि आईआईटी और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस संख्या अच्छी खासी है। होता क्या है कि आपके ऊपर एक दबाव होता है कि आपने उस कोर्स में पहुंचने एडमिशन लेना है जी। वो आईआईटी है, चाहे एमबीबीएस है, चाहे और कोई भी रेप्यूटेड कोर्स। एक बार आप वहां पहुंच गए, आप जैसे मैंने अभी बताया कि आपके पास वो इंटेलिजेंस तो है, एकेडमिक इंटेलिजेंस आपके पास है, आप उतना करके वहां तक पहुंच गए। लेकिन उसके बाद जब वास्तव में आप जीवन की समस्याओं से आपका वास्ता पड़ता है कि प्रैक्टिकली उस फील्ड से आगे बढ़ना, यहाँ पर बने रहने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ता है या क्या करना चाहिए, वो चीज आपको नहीं सिखाई जाती कहीं जीवन में। और जब आपका वास्ता उन चीजों से पड़ता है, यानी आपको अपना एक जो एकेडमिक ग्राफ है वो बनाए रखना है। लेकिन मान लीजिए कि आप हिंदी मीडियम से आ रहे हैं, मैं आईआईटी की बात करता हूँ, आप हिंदी मीडियम के स्कूल से आ रहे हैं और वहां पर आपने अच्छा प्रदर्शन किया है एकेडमिक्स में और आपका सिलेक्शन हो गया आईआईटी में। वहां पर आके जब आपके साथ सभी ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि इंग्लिश बैकग्राउंड से आए हैं और वहां पर इंग्लिश मीडियम है, तो वहां पर आप उनके साथ नहीं चल पाते और वहां पर नहीं हो पाता, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कहीं आ जाता। हाँ, आपको लगता है कि एडमिशन तो मैंने ले लिया पर मैं इसको कंप्लीट कैसे कर पाऊंगा। कई बार ये होता है कि फर्स्ट ईयर में ही आप फेल हो जाते हैं जी। तो आपकी हताशा और निराशा का कारण बनता है, क्योंकि जब आप नहीं कर पाते, कोशिश करने के बावजूद भी जो आप चाहते हैं कि मैं एकेडमिक्स में और अच्छा इंप्रूव करूं। इसी तरह हम ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की अगर बात करें तो वहां के डॉक्टरों पर इतना प्रेशर होता है जी,
ओपीडी है, फिर वार्ड है, फिर इमरजेंसी है, तो वो उतनी मेहनत शायद नहीं कर पाते, या उनके जो सीनियर्स हैं या जो उनके बॉसेस हैं उनके साथ वो तालमेल नहीं बैठा पाते। उनको उस चीज का अप्रिसिएशन कहीं नहीं मिलता जो अंदर कहीं चाहते हैं जी, क्योंकि मेहनत कर रहे हैं। आपकी बातें तो आपको कहीं बताई नहीं गई हैं। जी जीवन में संघर्ष करना पड़े वो कैसे करना पड़े वो आपको बताया नहीं गया है। जी आपको असफलताओं से लड़ने का मार्ग दिखाया नहीं गया है। वहां जाकर आप फिर आत्महत्या की तरफ कर सकते हैं। जी, बहुत 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 डॉक्टर साहब आप बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं। डॉक्टर इंदु जी, मुझे आप समय बता दें। आज मैं बाई चांस घड़ी नहीं बांध रखी है मैंने, तो आधा घंटा तो नहीं हो गया अभी? डॉक्टर इंदु जी हो तो गया। मेरे हिसाब से एक एपिसोड तो शायद अब हमें मैं कंक्लूड करना चाहिए। जी, कंक्लूड करना चाहिए। उसमें मैं एक बात कहना चाहूंगी जी, डॉक्टर साहब से एक बात जरूर अंत में पूछना चाहूंगी। जैसा उन्होंने कहा कि जैसा आपने सवाल किया था कि 60-70 के बाद, रिटायर लाइफ के बाद जो सुसाइड के केस होते हैं या व्यक्ति डिप्रेशन में जाता है, तो उसका मुझे एक कारण जो लगता है वो मैं पूछना चाहूंगी कि मुझे ऐसा लगता है कि जब आप बहुत ऊंचाइयां छू लेते हो और बहुत सारा काम कर लेते हो, उसके बाद जब आपको खाली बैठना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं वो मेरे ख्याल से डिप्रेशन का एक बड़ा कारण बनता है, या वो महत्व नहीं मिलता है जो आज तक मिलता रहा है। तो क्या ऐसा तो नहीं है? जी डॉक्टर साहब, हम यूज टू हो जाते हैं उस रेस्पेक्ट को लेने के, या चारों तरफ हमारे आदमी हैं, यस सर हो रहा है, शॉफर दरवाजा खोल रहा है, गाड़ी कोई और चला रहा है, रिटायर होने के बाद। यस बिल्कुल ठीक पॉइंट आपने लिया। कितने भी पढ़े लिखे हो उससे फर्क नहीं पड़ता है। आदमी उसमें और प्रेजेंट में और पास्ट में वो तालमेल नहीं बैठा पाता है ना। हाँ, तो वो मैं पूछ रही थी। हाँ जी डॉक्टर साहब, ये भी एक रीजन इसका हो सकता है। ये कारण है जी। जो उसमें मुख्य कारण और है वो क्या है कि परिवार के लोग उस व्यक्ति को उतना महत्व नहीं देते रिटायर होने के बाद। एग्जैक्टली वही मैं कह रही हूँ, वो महत्व नहीं मिलता है उनको। वो कहीं पढ़ने के बाद जो अखबार की हालत होती है, शायद उतनी वैल्यू उसकी रहती है। बिल्कुल एग्जैक्टली, तो वो मेन कारण मुझे लगता है। बिल्कुल आपने बहुत अच्छा रखा। पहले जैसे हर काम की राय ली जाती थी, पूछा जाता था, वो बात अब नहीं रहती है। जी, बच्चे हैं, उनके बेटे बेटी हैं, वो काम से आते हैं, 10 मिनट माँ बाप के पास बैठ जाते हैं। तो प्रैक्टिकली आज की तारीख में हम इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पर तो टाइम दे, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन माँ बाप के साथ बैठना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हम कहते नहीं हमारे को सोशल मीडिया पर टाइम नहीं, इसलिए माँ बाप के लिए टाइम। तो ये सारी समस्याएं हैं। हाँ, और इस पर हम लोग और आगे भी चर्चा करेंगे दूसरे एपिसोड में, मुझे ऐसा लगता है। तो जी बिल्कुल, इस सीरीज को हम चलाएंगे। डॉक्टर साहब की हम दोबारा, इनका बहुत अच्छे विचार हैं, और हमारा एक ही मकसद है, योर माइंड ओपनर का मकसद यही है डॉक्टर साहब, कि हम अपने इर्द गिर्द चारों तरफ निगाह रखें, अपने आप के ऊपर भी निगाह रखें, कहीं हम तो डिप्रेशन का शिकार नहीं हो रहे हैं, कहीं हमारे कोई मित्र, कोई पारिवारिक सदस्य तो डिप्रेशन का शिकार नहीं हो रहे हैं। और जैसा मैंने इसीलिए फोकस किया था कि लक्षण क्या है, दूसरे आदमी को कैसे पता लगे कि ये आदमी या ये औरत ये डिप्रेशन का शिकार हो रही है, क्योंकि डिप्रेशन की एक्यूट स्टेट जो स्टेज है वो शायद सुसाइड है। तो हम अगर कोई जीवन बचा पाए तो इसके लिए हमें एकदम अलर्ट रहना पड़ेगा, और खास तौर से ऐसे कोविड-19 के पीरियड में तो बहुत ज्यादा। आप लोगों ने बहुत अच्छे अपने विचार रखे। विजेता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और डॉक्टर इंदु जी, मैं आपका किन शब्दों में आभार व्यक्त करूं, और मैं चाहूंगा कि आप दोबारा फिर इसी तरह आए, और आपसे जो परिचर्चा है उसमें जान आ जाती है, और बड़ा एक गंभीर परिचर्चा थी ये। और प्रयास यही है योर माइंड ओपनर का कि हम इसके जरिए भी एक समाज की सेवा कर पाएं, कुछ समाज के लिए कर पाएं। और इन्हीं शब्दों के साथ डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत आभार, और विजेता जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और डॉक्टर इंदु जी, पुनः आपसे मिलन होगा, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद राकेश जी, धन्यवाद डॉक्टर साहब।